मंच पर उपस्थित मेरे मित्र सुरेश प्रभु जी, आदरणीय सतीश जी, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान, संजय गंजू, श्री आशीष सूद और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे लगता है कि आज उचित समय पर सहकारिता के क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार निर्मित की दृष्टि से उचित मार्गदर्शन आज के कार्यक्रम में आपको सभी वक्ताओं की ओर से मिलेगा। दुनिया में काफी चेंजेस हुए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और जिस प्रकार की नई नई बातें आ रही हैं वो सब समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ी है। कुछ फायदा है, कुछ से कुछ नुकसान है। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है उसकी भी इकोनॉमिक रिजल्ट जो मिले हैं प्लानिंग कमीशन में वह ठीक नहीं है। 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऐसी है कि जिनका रोज का इनकम $2 से कम है, प्रतिदिन $2 से कम, यानी 90 रुपए से कम है। और 50% आबादी ऐसी है कि जिनका रोज का इनकम ये 20 रुपए प्रतिदिन से कम है। हम लोग 47 के बाद हमारे देश में समाजवाद, पूंजीवाद और साम्यवाद तीनों बातों की चर्चा हुई। पंडित नेहरू जी ने जो इकोनॉमिक मॉडल स्वीकार किया था वो रशिया का था, पर आज स्थिति यह है कि हमारे इस 63 साल के प्रवास के बाद गरीब गरीब हुआ है और धनवान धनवान हुआ है। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, ग्रामीण क्षेत्र है, उसकी हालत बहुत खराब है। 10 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। गांवों की हालत बहुत ही खराब है। और एक समय गांधी जी कहते थे कि हमारा हिंदुस्तान ग्रामीण भारत में है, पर आज स्थिति है कि हमारा हिंदुस्तान ग्रामीण भारत से शहर की तरफ भाग रहा है। भूखमरी, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई इससे त्रस्त है। इन्फ्लेशन रेट 18% तक पहुंचा है। मुझे लगता है कि ये सब स्थितियां जो है इसमें स्वाभाविक रूप से बेरोजगारी की समस्या भी बहुत गंभीर है। और बेरोजगारी की समस्या गंभीर है, उसके लिए जो सही उपाय चाहिए वो ठीक से नहीं हो रहा है। भूखमरी, गरीबी, महंगाई और किसानों की आत्महत्या, इसका संबंध किसी व्यक्ति की जात, पंथ, धर्म और भाषा से नहीं है। इसका संबंध रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड गवर्नेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी सीधा जुड़ा हुआ है। मैं पॉलिटिकल भाषण नहीं कर रहा हूं, मैं आर्थिक बातों के आधार पर आपको बता रहा हूं। और इसलिए आज देश के सामने गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, इसके साथ साथ इतने बड़े युवाओं की यह संख्या ये क्या करेगी। कहीं नक्सलवाद, कहीं आतंकवाद और कोई गलत मार्ग पर जाकर युवाओं को उसकी तरफ आकर्षित होकर जाना पड़ रहा है। और इसलिए मैं ये मानता हूं कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान का अगर उद्देश्य कोई है तो यह है कि हम लोग गरीबी के निर्मूलन कैसे करेंगे, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी कैसे करेंगे। और इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी अगर हम मिशन है तो हमको एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल अगर ग्रामीण इलाके में बढ़ना होगा तो ग्रामीण इलाके में और कृषि क्षेत्र में परचेसिंग पावर बढ़ानी होगी। परचेसिंग पावर अगर बढ़ानी होगी तो वहां कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए और कृषि क्षेत्र में उत्पादन ग्रोथ रेट बढ़ना चाहिए। और ये बातें जब करेंगे तो ग्रामीण भाग में रोजगार की निर्मित हो सकती है। और दूसरी ओर जो इंडस्ट्री है जिसके कारण हम बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं, उसके लिए वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 बातें बहुत जरूरी है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में बिजली की कमी है। 55,000 से 60,000 मेगावाट पावर का शॉर्टेज है। बिजली नहीं होगी तो उद्योग कैसे चलेंगे, और उद्योग नहीं चलेंगे तो युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा। जो हमारा पानी का क्षेत्र है, वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन, इरिगेशन, डीप इरिगेशन, रिवर कनेक्टिविटी, ऐसे महत्वपूर्ण विषयों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। गुजरात में नर्मदा का पानी 14 रिवर में गया। गुजरात सरकार ने स्कीम चलाई और ड्रिप का उपयोग किया तो उनका एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 14% हुआ। मैं कुछ दिन पहले 8 महीने पहले कर्नाटक में गया था और मंत्रियों के साथ बैठकर मैंने बातचीत की तो मेरे ध्यान में आया कि एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 1.8% है। थोड़ी मैंने नाराजगी जताई
मैंने इरिगेशन मिनिस्टर को पूछा कि इरिगेशन पोटेंशियल कितना है, कितने प्रोजेक्ट आउटगोइंग है, क्यों पूरे नहीं हुए, क्या प्रॉब्लम है। और मुझे इस बात का खुशी है कि 8 महीने में मैंने उनको कहा कि इसको सुधारना चाहिए कैसा भी करके। कुछ उपाय उनको सुझाए थे, उन्होंने उसको स्वीकार किया। और कर्नाटक ये पहला राज्य है देश में कि जिसने कृषि के लिए इंडिपेंडेंट बजट तैयार करने का निर्णय किया और इस पर ध्यान आकर्षित करके उसके ऊपर काम करने की शुरुआत की। बजट में उन्होंने कहा कि हम किसानों को क्रॉप लोन केवल 1% ब्याज से देंगे। और तीसरी बात उन्होंने कही कि हम किसानों को बिजली मुफ्त में देंगे, 18 लाख किसानों को बिजली मुफ्त देंगे। 1 लाख हेक्टेयर जमीन जो वेस्टलैंड है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता, उस पर उन्होंने 10,000 रुपए पर एकड़ अनुदान देकर जट्रोफा, जिसमें हम तेल से बायोडीजल तैयार करते हैं, रतन जोत, मोह, साल, करंज, नॉन एडिबल ऑयल सीड जो वेस्टलैंड पर आती है, उससे अगर ऑयल तैयार होगा तो उससे बायोडीजल तैयार होगा। और उसका भी प्रोजेक्ट मैंने बायोडीजल प्लांट का उद्घाटन भी किया। आखिर हम ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में रोजगार की निर्मित कैसे करें। मैं रोजगार और नौकरियां, इसका संबंध अलग है। और ये सरकार की नीति अगर सही होगी तो हम निश्चित रूप से इस हमारे इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी और इंक्रीजिंग मोर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इस हमारे मिशन की ओर जा सकते हैं। आवश्यकता है कि हमारे नीतियों में सही में संवेदनशीलता है क्या, विकास विमुख दृष्टिकोण है क्या, और जो समाज का शोषित पीड़ित व्यक्ति है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, उसको केंद्र बिंदु मानकर हम कोई नीतियां बना रहे क्या। मुझे लगता है कि बहुत सी बातें आत्म परीक्षण की है। यह कठिन है पर अशक्य नहीं है। वी कैन चेंज द सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ आवर कंट्री। और इसमें और एक नई बात है जिसके लिए राजेश जी ने मुझे कहा, थोड़ा सा मैं अपना अनुभव आपको भी उसमें बताना चाहूंगा। मुझे लगता है कि हमको जो अच्छे संस्कार मिले हैं कि समाज के गरीब व्यक्ति के लिए हम काम करें, हम देश के लिए काम करें, हम गरीबी मिटाने के लिए काम करें, हम रोजगार की निर्मित के लिए काम करें, हम देश में जो देश को भय, भूख और आतंक से मुक्त करें। एक तरफ सुरक्षा के विषय पर जब हम जागृत हैं, आतंकवाद से लड़ने की इच्छा रखकर उसमें हिम्मत से काम कर रहे हैं, दूसरी ओर आर्थिक उन्नति और विकास की हम योजना बनाएं। मैं एक 8 साल पहले हमारे महाराष्ट्र में डॉक्टर वामनराव पै करके एक विद्वान है, उनके भाषण सुनने के लिए गया था। और उनके भाषण में उन्होंने कहा कि तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन सोशियो इकोनॉमिक लाइफ। मुझे बड़ा विचार अच्छा लगा और फिर मैंने तय किया कि नहीं, इस पर हम काम करेंगे कि सरकार और भगवान, गॉड एंड गवर्नमेंट, ये तो है, पर इसके अलावा तीसरी शक्ति का हम हमारे चित्र को बदलेंगे। और मुझे आज 8 साल के बाद हमने छोटे छोटे काम शुरू किए। जिस बांबू का उल्लेख किया, हमारा एक हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स में ट्रस्ट है वेदा करके, उसकी यूनिवर्सिटी बनाने की बात हम कर रहे थे। 5,000 आदिवासियों को बांबू में ट्रेन करने का काम हमने किया। मैं नहीं करता हूं, मैं अध्यक्ष हूं, पर मेरे साथ जो बाकी जुड़े लोग वो ज्यादा परिश्रम करते हैं। फिर किसानों में ही काम करने का तय किया। और आपको बताते समय मुझे खुशी होती है कि हमारे 20,000 मेंबर है, 90 करोड़ की इक्विटी है, 1 लाख रुपए का मेरा शेयर है और 500 करोड़ के एसेट आज हमारे पास है। हम लोग बायोमास से पावर जनरेट करते हैं। 3 शुगर फैक्ट्री हो गई। एक शुगर फैक्ट्री 2 लाख लोगों का भला करती है। अब उसके साथ साथ जोड़कर हम काम कर डिपार्टमेंटल स्टोर की चेन शुरू की पूर्ति के नाम से। फिर बायोडीजल, इथेनॉल, बायो फर्टिलाइजर, 5,000 टन बायो फर्टिलाइजर तैयार करते हैं। फिर बायोमिथेनाइजेशन से 2.5 मेगावाट का पावर तैयार करते हैं। और बायोमास और बायोमिथेन, इससे हम लोग 36 मेगावाट पावर तैयार करके 16 करोड़ की बिजली मुंबई को हर महीने में देते हैं। अब धीरे धीरे हमको हार्वेस्टर मशीन लाया, ट्रक्स मिलने वाले, तो अभी मैंने कहा कि हमको 1000 ट्रक चाहिए। तो हमने हमारे कार्यकर्ता और युवाओं के नाम निकाले और कहा कि एक एक को एक एक ट्रक दे दो और उनको 8 महीने काम की गारंटी दे दो ताकि वो काम करें। फिर सोलर में काम शुरू किया। आपको ताज्जुब होगा कि सोलर एनर्जी का आज इतना लोड शेडिंग है। पहले हमने तय किया कि बेचारे विद्यार्थी परीक्षा के समय एग्जाम में अध्ययन नहीं कर सकते कि कोई लाइट नहीं, 16 घंटे लाइट नहीं। तो हमारे यहाँ के इंजीनियर्स को मैंने कहा कि आप इसमें कोशिश करो। तो 3 वैट के एलईडी बल्ब, 4 बल्ब, एक सोलर पैनल और एक बैटरी, ऐसा सेट तैयार हुआ, एक थैली में रखा गया।
उसकी कीमत बाजार में 16,000 रुपए थी। मेरा कितने में बना है? तो 7,000 रुपये। बोला 7,200 कीमत रखो। हम पावर में 2 पैसे हमको मिलते हैं, बाकी हमको सामाजिक कार्य करना है। आपको ताज्जुब होगा, कम से कम 10,000 यूनिट के ऑर्डर मिल गए और करीब अभी तक 1,000 यूनिट बेचे गए। अब हमने सोलर पंप तैयार किया डीसी करंट पर, और वो चाइना से पंप लाया, इंडिया में बना। कल हमारा एग्रीकल्चर एग्जीबिशन है, 5 लाख किसान देखने वाले हैं। उसने सोलर फ्रीज तैयार किया, सोलर पंखा तैयार किया और सोलर कूलर तैयार किया, और सोलर ड्रायर भी है अनाज को सुखाने के लिए, वो भी हमने नहीं बनाया। एवरी टेक्नोलॉजी अवेलेबल। अगर आप उसको टेक्नोलॉजी को यूज करके अगर कॉस्ट को कम करते हैं तो किसानों में, गरीबों में इसका फायदा होगा। अब नया कनेक्शन देने के लिए 10,000 रुपए लगते हैं, यहाँ 7,200 में घर में 4 बल्ब लग जाते तो गरीब आदमी खुश हो जाता है। जो महिला बचत गट की महिला है वो इसको बेचने लगी, उनको उसके ऊपर 200 रुपए कमीशन मिलने लगा। मुझे लगता है बहुत कुछ करने लायक क्षेत्र है। केवल ये वेस्ट लैंड पर अगर हमने नॉन एडिबल ऑयल सीड लगाई तो हिंदुस्तान में आप हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से नीचे देखिए, वेस्ट लैंड ही दिखती है, एक पेड़ नहीं है। और वहां अगर हमने जट्रोफा लगाया, बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी इफ यू कैन इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड, और उस ऑयल से अगर हमने बायोडीजल बनाया, मेरे यहाँ में 5,000 लीटर बायोडीजल तैयार करता हूं। उस डीजल इंडियन ऑयल और भारत पेट्रोलियम से अच्छा है, उसमें कोई पोल्यूशन नहीं है। हमारे देश इसको इंकरेज नहीं करता। कभी कभी इस बात का मुझे दुख और दर्द होता है, चीड़ भी पैदा होती है कि इस देश का 10 लाख करोड़ का बजट है, उसमें से 3,40,000 करोड़ रुपए हम लोग इंपोर्ट में खर्चा करते हैं, और हम लोग बाहर से क्रूड ऑयल लाते हैं। एनर्जी और पावर के सेक्टर में हम स्वयं पूर्ण 5 साल में होंगे, और हम ये पूरा 3,40,000 करोड़ देश के गरीबों के लिए पैसा बजट का खर्चा करेंगे। ऐसा कहने वाला कोई दमदार व्यक्ति लाल किले पर प्रधानमंत्री को कहे कि हम ये 5 साल में कर देंगे, हो सकता है। मैं इसराइल में था, बैटरी ऑपरेटेड कार देखी, 140 किलोमीटर स्पीड से दौड़ी। वसुंधरा राजे चला रही थी और मैं पीछे बैठा था। हम लोग रामलाल जी थे, वो ईदान करके मेरे मित्र है, बहुत बड़े उद्योगपति है वर्ल्ड में से, उन्होंने कार बनाई। मुझे लगता है क्यों पेट्रोल क्रूड ऑयल पर हम जा रहे हैं। हमारे यहाँ हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, अरुणाचल में अगर हिसाब लगाया जाए तो 1,20,000 मेगावाट पावर हम हाइड्रो पावर जनरेट कर सकते हैं। अगर हमने नेपाल से ट्रीटी की और नेपाल से अगर हमने हाइड्रो पावर तैयार की तो कम से कम 60,000 मेगावाट पावर, उनको जरूरत नहीं, उनका भी फायदा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारे लोग कर सकते हैं, हमारे देश में पावर आ सकती है। सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर, हाइडल पावर। थ्योरियम के बारे में अब्दुल कलाम साहब बार बार कह रहे हैं हमारे पास थ्योरियम है, कुछ जगह थोड़ा यूरेनियम है। कैपिटल कॉस्ट उसकी ज्यादा है न्यूक्लियर पावर की, पर हम पावर जनरेट कर सकते हैं, और अपॉर्चुनिटीज बहुत है, पर उसको करने की इच्छा शक्ति, इसका परिचय नहीं है। और इसलिए इनिशिएटिव, कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच एंड टीम वर्क, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जिसमें दत्तात्रेय जी आपको अधिकार से बोलेंगे, वो चीज समाज और देश के प्रति कटिबद्धता। अगर संवेदनशीलता नहीं होगी, कमिटमेंट नहीं होगी, तो क्या खाक विकास होगा। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। कहीं ना कहीं हम लोग समाज में जो ऐसे शोषित है, पीड़ित है, दलित है, बैकवर्ड है, केवल भाषणों से नहीं, हम कृति से उनके जीवन को बदल सकते हैं। मैंने तय किया था कि मैं आने वाले 2010 साल के पहले 50,000 लोगों को रोजगार दूंगा और 5 लाख लोगों की गरीबी दूर करूंगा। पर मैं अभी थोड़ा सा इधर अटक गया, बीजेपी का अध्यक्ष बन गया, तो मेरे कार्य में थोड़ी कमी आने लगी, तो मुझे बड़ा दुख होता है। मेरा मन उसी की तरफ है। कल हमारा एग्रीकल्चर एग्जीबिशन है और 300 कंपनीज आई है, ड्रिप इरिगेशन है, इतने क्षेत्र में काम कर रहे लोग। तो अभी मैं 5,000 लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट दे सका और 2 लाख लोगों का सोशियो इकोनॉमिक हमारे उद्योगों के साथ जुड़ा हुआ है। और मैं किसी भी हालत में कोशिश करने वाला हूं कि 2 साल के अंदर मैं 50,000 लोग और 5 लाख तक पहुंचूंगा, और ये हो सकता है। और मैं ये सरकार के पीछे मत लगी, मेरी सॉरी टू से, क्योंकि ये मीडिया में उल्टा दिखाता है। गवर्नमेंट में बिलोंग्स टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, एक्सपीरियंस इज नॉट गुड। सरकार और सरकार की सब्सिडी और अधिकारी थका देते हैं, इतने जल्दी निर्णय नहीं होते। आप इनका मोह छोड़ दो, यू टेक योर ओन इनिशिएटिव, यू स्टार्ट द वर्क।
इनके पीछे 10 दिन लगने के बजाय हम सब्सिडी के बजाय हम अपना काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट के मदद की तरफ मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो छोड़ दो, पर आपके जीवन में कल्पकता होगी, उसका उपयोग करो। तो उसमें 3 बातें जरूरी है। वर्ल्ड में मुझे सभी देशों में जाने का मौका मिला। फर्स्ट थिंग, 101% गुड क्वालिटी। कुछ तो भी बिगाड़ काम तैयार करके मत लाइए, गुड क्वालिटी, डिलीवरी ऑन टाइम, पंक्चुअलिटी। एक्सपोर्ट उसी समय बढ़ सकता है कि अगर हमारी क्वालिटी अच्छी है, तो डिलीवरी ऑन टाइम, पंक्चुअलिटी। 2 चीजें हमको करनी पड़ेगी। और 21वीं सदी का सबसे बड़ा कैपिटल अगर कोई है, इकोनॉमिक मॉडल में सबसे बड़ा कैपिटल कोई है, तो टेक्नोलॉजी नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। द ऑनेस्टी, द क्रेडिबिलिटी, गुडविल, ईमानदारी इज द बिगेस्ट कैपिटल ऑफ द 21st सेंचुरी। अगर हमारे में वो संस्कार हो गया और हम लोग हिम्मत के साथ उस बात को लेकर आगे जाएंगे, तो स्काई इज द लिमिट। और आप तो कोऑपरेटिव में मिलकर काम करने की योजना है, राजेश ने बताई है। बताने लायक तो बहुत कुछ है। मैं हमारे राजेश जी ने कहा है, हमारे सीडी और फोल्डर आपको बताऊंगा, कभी आप आइए। और ऐसे ये हमारी महिला कार्यकर्ता है वर्षा मरगुड़कर, इसमें महिलाओं को इकट्ठा करके शुगर फैक्ट्री चलाती है ये। मैं इसके फैक्ट्री पर गया, अभी उन्होंने मुझको पूछा कि 900 टन पर डे क्रशिंग करती है, और सातारा जिले में इसकी फैक्ट्री है। एक महिला अच्छी बैंक चलाती है, और बैंक चलाते हुए उसको मैंने डिस्करेज किया था कि शुगर फैक्ट्री करना है, इन्हें डायबिटीज हो जाता है। मेरे शुगर फैक्ट्री ने मुझे डायबिटीज दिया। सतीश जी के कारण मुझे शुगर फैक्ट्री का मौका मिला। वो नहीं होते तो नहीं होते। कभी कभी मैं पहले कहता था कि इन्होंने नहीं देते लोन मुझे तो अच्छा होता, पर मैं संकट से बाहर आया। अब 200 करोड़ का कर्जा भी है तो मुझे चिंता नहीं लगती। पर वो उस समय हिम्मत के साथ उतरे गए। पैसे नहीं हमारे पास, ये झूठी बात है कि बड़ा बनने के लिए या बड़ा काम करने के लिए पैसे की जरूरत है। ये मेरे तो एक बार हिम्मत करके जाओ, देखो अपने मन में इच्छा शक्ति अच्छी है, भाव अच्छा है, तो सक्सेस मिलता है। और इसलिए आप लोग ग्रुप बनाकर टूरिज्म के सेक्टर में काम कर रहे हैं। बायोडीजल में जाइए, सोलर एनर्जी में जाइए, एग्रीकल्चर में जाइए। अब वाटर देने, पानी का सप्लाई इरिगेशन का करने के लिए इंजीनियर्स को मैंने महाराष्ट्र में जो इंजीनियर्स थे उनको डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर बनाया। आज 36 लाख इंजीनियर्स महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्टर बने, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर बने। आज भी 10 साल के बाद कभी मुझे मिलते हैं, मैं पुणे जाता तो आते मर्सिडीज गाड़ी लेकर, कहते हैं सर आपके कारण गाड़ी मिली, इसका उद्घाटन 3 महीने हुआ मैंने किया नहीं, आप एक बार बैठो थोड़ा चलो, ये आपके कारण मिली। मैं तो भी भूल गया मंत्री पद भी। तो बोले आपने इंजीनियर्स को काम दिया इसके कारण। देयर पॉसिबल, इम्पॉसिबल वर्ड्स अस्तित्व में नहीं है। इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल, लो इज क्राइम। ये चिल्लर लोगों के जैसा देखो, बड़ा एम्बिशन रखो, कुछ करने की हिम्मत रखो, और आप एक आपकी स्ट्रांग इच्छा शक्ति होगी तो सब कुछ होता है। तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच, टीम स्पिरिट, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और उसके साथ साथ मैं तो भी भूल गया मंत्री पद भी। तो बोले आपने इंजीनियर्स को काम दिया इसके कारण। देयर पॉसिबल, इम्पॉसिबल वर्ड्स अस्तित्व में नहीं है। इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल, लो इज क्राइम। ये चिल्लर लोगों के जैसा देखो, बड़ा एम्बिशन रखो, कुछ करने की हिम्मत रखो, और आप एक आपकी स्ट्रांग इच्छा शक्ति होगी तो सब कुछ होता है। तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच, टीम स्पिरिट, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, और उसके साथ साथ कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, सोशल एंड नेशनल कॉन्शियसनेस, और इस सब के लिए ऑनेस्टी और ईमानदारी। जो दत्तात्रेय जी हमारे मार्गदर्शक हैं, मुझे विद्यार्थी परिषद में यशवंतराव केड़कर जी, बाल आपटे, मदन दास जी, सदाशिवराव देवधर, इनके साथ काम करने का मौका मिला। और मैं भी एक सामान्य कार्यकर्ता था, तो मैंने इतना ही तय किया कि सब कुछ अपना संभाल कर हम समाज और देश के लिए कुछ करें। अगर ऐसा थोड़ा थोड़ा भी हम करेंगे तो देश बदल जाएगा। आप भी बदलेंगे, देश भी बदलेगा, आपको भी काम मिलेगा और देश भी मजबूत होगा। हम बदल सकते हैं, बदलने की क्षमता हमारे बीच में है, और इस संघर्ष में हम अच्छा काम कर सकते हैं। इस आत्मविश्वास के साथ आपका जो कोऑपरेटिव का भी काम है, उस कानून को बदलना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी हस्तक्षेप जहां होगा, जहां जहां पैर पड़े संतन के, वहां वहां बनता था। आप इनकी छाया से दूर रहोगे तो काम होगा। मुझे कोई संकोच नहीं बात कहने के लिए, इसलिए मैं कोई सब्सिडी मांगता नहीं, कोई एप्लीकेशन करता नहीं, और किसी को आने भी नहीं देता। हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, वो कंप्यूटराइज है। चॉकलेट हम भी खाए तो हमको वो लाया तो चिल्लाने लगता है कि कोई विदाउट मार्किंग वाला ले आया।
तो ये आते हर बार पैसे मांगते, कौन चेक देगा, कहां से पैसे देगा, ईमानदारी से काम कर लोग कहां से देंगे। तो कभी कभी उसकी तकलीफें ज्यादा होती है, और इसलिए कंपनी लॉ और कोऑपरेटिव लॉ दोनों की कुछ अच्छी बातों को इकट्ठा करके तीसरा लॉ बनाना चाहिए, अलाउ पीपल टू वर्क, और अकाउंटेबिलिटी और ऑडिटिंग के आधार पर उसका मूल्यांकन करो। मुझे लगता है ये बदलती स्थिति में इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। आप कोऑपरेटिव में भी काम करिए, डेवलपमेंट ओरिएंटेड उपक्रमों को, इनिशिएटिव को लेकर आगे जाइए, और बहुत अच्छा काम आपके यहाँ से होगा, और आपको रोजगार आपका भी मिलेगा और लोगों के लिए होगा। मैं आपको शुभकामनाएं और शुभेच्छा देता हूँ। नमस्कार। मैं दत्तात्रेय जी की क्षमा मांगता हूँ, मुझे हमारे चुनाव डिक्लेयर हो गया, पार्लियामेंट्री बोर्ड की 6:30 बजे मीटिंग की, सभी लोग आए हैं और मुझे जाना आवश्यक है, इसलिए आप सबकी और दत्तात्रेय जी की क्षमा मांगता हूँ, आपसे जाने की अनुमति मांगता हूँ। धन्यवाद।